मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हमारी कक्षा गतिमान है। हम प्रथम अध्ययन में मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझते हुए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा की थी। उसी क्रम में दूसरे अध्ययन में जीव की विभिन्न अवस्थाओं, इंद्रियों, असाधारण भाव, शरीर आदि की चर्चा, आयुष्य आदि की चर्चा, अपवर्त्य अनपवर्त्य आयु संबंधी चर्चा हमने दूसरे अध्ययन में की थी। तीसरे अध्ययन में जीव के गति आधारित और उसमें मुख्य रूप से नरक गति का वर्णन और उसी के संदर्भ से अधोलोक एवं मध्यलोक का वर्णन हमारे सामने उपस्थित है। कुछ सूत्रों का उच्चारण करेंगे। आपके सामने सूत्र की क्लिप भी आ सकती है। सूत्रों का उच्चारण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने 9वें सूत्र तक की चर्चा पूर्व कक्षा में की थी। आज हम मुख्य रूप से 10वें, 11वें, 12वें, 13वें आदि सूत्रों की चर्चा करेंगे। हमारे सामने सूत्र का पेपर अगर सामने आ सकेगा तो ध्यान दीजिएगा। मैं उच्चारण करूंगा, आप पुनः उस पे अपनी रिवीजन करिएगा। जम्बू द्वीप लवणादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। 8वां सूत्र द्विर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। इसी क्रम में 9वां सूत्र तन्मध्ये नाभि तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीपः। और आगे चलते हुए अगला सूत्र है तत्र भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत तैरावत वर्षा क्षेत्राणी। ये 10वां सूत्र। 11वां सूत्र है तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। 12वां सूत्र द्विर्धातकी खंडे। और 13वां सूत्र है पुष्करार्धे च। आज हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम 10वें से लेकर 13वें सूत्र तक
अब इसकी चर्चा करें। हाँ, स्क्रीन पे सूत्र नहीं आ रहे हैं आशीष जी। अब आ रहे हैं मास्टर जी? चित्र और सूत्र नहीं आ रहे हैं शायद स्क्रीन पे। आई जस्ट कॉल यू बैक। 1 मिनट मास्टर जी। हाँ, अब बताइए मास्टर जी। जी यस, अभी आ गया जी, धन्यवाद। बंधुओं, 7वें सूत्र में हमने चर्चा की थी कि जम्बूद्वीप और लवण आदि शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और उसी कड़ी में 8वें सूत्र में बताया गया था कि दुगुने दुगुने विस्तार वाले हैं, और पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों, पहले पहले वाले द्वीप या समुद्र को घेर करके अगले अगले द्वीप और समुद्र अवस्थित हैं, जिनकी आकृति वलयाकार है। और 9वें सूत्र में हमारी चर्चा हुई थी कि इन सब के बीच में जम्बू नाम का द्वीप है, जो 1,00,000 योजन विस्तार वाला है, और जिसके नाभि के स्थान पर मेरू पर्वत रहा हुआ है। अगला सूत्र 11वें सूत्र से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। सॉरी, 10वां सूत्र। 10वें सूत्र में हमको बताया गया है, तत्र भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। वापिस एक बार सुनिए। तत्र भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। संधि विच्छेद के रूप में, तत्र भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्र। अर्थात तत्र यानी वहां, उस जम्बू द्वीप में, जिस जम्बू द्वीप की हमने चर्चा 9वें सूत्र में की थी, जो सभी द्वीप समुद्रों के मध्य में रहा हुआ जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप के अंतर्गत भरत, भरत के बाद हेमवत, हेमवत के बाद हरिवास, हरिवास के बाद महाविदेह, महाविदेह के ऊपर रम्यकवास, फिर उसके बाद हैरण्यवत, और उसके बाद ऐरावत वर्षा। ऐरावत वर्ष, वर्ष का अर्थ यहाँ पे होता है क्षेत्र, इसलिए सभी के साथ वर्ष शब्द लगता है। भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरिवर्ष। वर्ष शब्द का अर्थ यहाँ पे क्षेत्र से। अभी आपके सामने चित्र भी है। इस चित्र में 9वें सूत्र से लेकर हम जो जो चर्चाएं कर रहे हैं, वो सारी चर्चाएं इसके अंदर इस चित्र में देख सकते हैं। सबसे बीच में जो गोलाकार क्षेत्र है, वो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के चारों तरफ जो एक रिंग जैसा आकार बताया गया है, जिसको ग्रे कलर से दिखाया गया है, वह लवण समुद्र है। हमारा सूत्र आया था, जम्बू द्वीप लवणादय, जम्बू द्वीप लवण आदि। अब लवण समुद्र के बाद फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, यो असंख्यात द्वीप समुद्र आए, जिसमें सबसे पहला जम्बू द्वीप जो है, वो पूर्ण रूपेण गोलाकार है, पूरा वृत्ताकार है, कॉइन के आकार का, थाली के आकार का। लेकिन उसके बाद जो समुद्र दिखाया गया है ग्रे कलर के अंदर, लवण समुद्र इसका नाम है।
इसका आकार जब हम देखते हैं तो रिंग के आकार का दिखाई दे रहा है, इसी को वलयाकार कहा गया, चूड़ी के जैसा आकार। साथ ही जम्बू द्वीप के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं ये भी इस चित्र में बताया गया है। जैसा कि हमने सूत्र पढ़ा था, तत्र भरत, उस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र है। सबसे नीचे की तरफ, नीचे और ऊपर का मेरे कहने का मतलब यहाँ कोई हाइट से नहीं है, दिशा के हिसाब से दक्षिण दिशा से आगे बढ़ते हुए उत्तर की तरफ जब हम जाते हैं, इस चित्र के अंतर्गत सबसे नीचे भरत लिखा है। भरत के बाद में हेमवत दिखाया गया है। हेमवत के बाद हरिवास है। हरिवास के बाद बहुत बड़ा क्षेत्र है विदेह क्षेत्र, बड़ा होने से इसे महाविदेह क्षेत्र कहा गया। महाविदेह क्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र के बाद रम्यकवास, रम्यकवास के बाद हिरण्यवत, और हिरण्यवत के बाद लास्ट में ऐरावत। इस तरह से कुल 7 क्षेत्र इसके अंदर दिखाए गए हैं। भरत, हेमवत, हरिवास, महाविदेह, रम्यकवास, हिरण्यवत और ऐरावत। बंधुओं, जब हम मनुष्य क्षेत्रों की चर्चा करते हैं तो 3 प्रकार की कर्म भूमियां कही गई है, भरत, ऐरावत, महाविदेह, और 6 प्रकार की अकर्म भूमियां बताई गई है, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमवत और हिरण्यवत। लेकिन जब हम इसमें देख रहे हैं तो यहां हमको 6 और 3 9 जो बताई गई है, 6 प्रकार की अकर्म भूमियां, 3 प्रकार की कर्म भूमियां, उसमें से यहां 9 ना बता करके 7 बताई गई। देवकुरु और उत्तर कुरु का सूत्र में नाम नहीं है। आगम में भी, आगम वाक्य भी सूत्र के नीचे आप देखा होगा आपने, आगम में भी 6 प्रकार के वर्षधर पर्वत और 7 प्रकार के क्षेत्र ही दिए हैं। वहां पर भी भरहे, हेमवए, हरिवासे, महाविदेहे, रम्मे, हिरण्यवत्ते और ऐरवत्ते, इस तरह से 7 क्षेत्रों की चर्चा की। इसका कारण यह है कि देवकुरु और उत्तर कुरु महाविदेह क्षेत्र की बाउंड्री के अंदर है, इसलिए उनको अलग से नहीं गिनाया गया। महाविदेह सबसे बड़ा है। महाविदेह के बीचों बीच एक आकृति दिखाई दे रही है जो मेरु पर्वत है, सुदर्शन मेरु। इस सुदर्शन मेरु के उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में जो चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, हाफ राउंड जैसे जो आकार किए गए हैं, वे ही ऊपर की दिशा में उत्तर की तरफ जो है उसे उत्तर कुरु कहा गया है, और जो दक्षिण दिशा की तरफ मेरु पर्वत के ठीक नीचे और महाविदेह क्षेत्र की बाउंड्री के अंदर जो अर्ध चंद्राकार, हाफ राउंड शेप का जो क्षेत्र है, उसे देवकुरु कहा गया। अतः बाउंड्री के हिसाब से महाविदेह क्षेत्र की बाउंड्री में ही ये दोनों क्षेत्र होते हैं, इसलिए इनको अलग से नहीं गिराया गया। साथ ही इस चित्र में यह बताया गया है कि जम्बू द्वीप 1 लाख विस्तार योजन का होता है, और लवण समुद्र दोनों तरफ, मतलब महाविदेह क्षेत्र के इस तरफ और उस तरफ, ऐरावत क्षेत्र के ऊपर और भरत के नीचे, पूरा जो सर्कल, वलयाकार, चूड़ी आकार का जो सर्कल है, वो सभी दिशाओं में 2-2 लाख योजन का होने से यह टोटल एरिया जम्बूद्वीप और महाविदेह का मिलाकर के, जम्बूद्वीप के महाविदेह और उसके बाद लवण समुद्र, पूरा जम्बूद्वीप और लवण समुद्र, उन दोनों को मिलाकर के कुल 5 लाख योजन का चारों दिशाओं में विस्तार है। सभी दिशाओं में केंद्र बिंदु से जब देखेंगे तो सभी दिशाओं में 2.5-2.5 लाख
यानी कि टोटल 5 लाख विस्तार का जम्बूद्वीप और लवण समुद्र मिलाकर के हो जाता है। उसी को जब हम आगे देखेंगे, कैलकुलेशन दिया है साइड में कि लवण समुद्र के बाद धातकी खंड द्वीप आता है, वो 4-4 लाख योजन का होगा। दातकी खंड के बाद कालोदधी समुद्र आता है, वो 8-8 लाख योजन का होगा। और उसके बाद पुष्कर द्वीप आता है जो 16-16 लाख योजन का दोनों तरफ, चारों तरफ विस्तार से है। लेकिन उसके आधे क्षेत्र में ही मनुष्य रहते हैं, इसलिए अर्ध पुष्कर गिना जाता है। और अर्ध पुष्कर यानी कि 16 में से आधा हो गया 8-8 लाख। तो इस तरह से 8 लाख का अर्ध पुष्कर, फिर 8 लाख का कालोदधी, 4 लाख का धातकी खंड, 2 लाख का लवण समुद्र एक दिशा से, बीचों बीच पूरा जम्बूद्वीप, फिर अपोजिट साइड में 2 लाख लवण समुद्र, 4 लाख धातकी खंड द्वीप, 8 लाख कालोदधी समुद्र और 8 लाख अर्ध पुष्कर द्वीप, यूं मिलाकर के पूरा 45 लाख योजन का ढाई द्वीप बनता है, जिसमें मात्र जम्बू द्वीप वृत्ताकार है। 1 लाख योजन का वृत्ताकार है। ऊपर जम्बू द्वीप के लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा चित्र देकर के वृत्ताकार को बताया गया है, और नीचे लवण समुद्र के लेफ्ट हैंड साइड में, लवण समुद्र जहां लिखा उसके लेफ्ट हैंड साइड में वलयाकार लिख करके नीचे वलय के आकार का चित्र दिया गया है। तो बंधुओं, हम इसमें 7 क्षेत्रों को समझ सकते हैं, जम्बूद्वीप को समझते हैं, लवण समुद्र को समझते हैं, 45 लाख योजन के मनुष्य क्षेत्र या ढाई द्वीप के क्षेत्र को हमने समझा। ये बहुत सारी चीजें हमें इस चित्र के अंदर समझने के लिए मिलती है। अब हम चलते हैं, सबसे बीचों बीच जो होता है वो मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत पूरी धरती के बीचों बीच है, असंख्यात द्वीप के भी बीचों बीच है, और जम्बू द्वीप के भी सबसे बीच में है। यह मेरू पर्वत मुख्य रूप से कुल 1 लाख ऊंचाई का है। इसकी ऊंचाई जमीन के अंदर से लेकर के ऊपर तक 1 लाख योजन की इसकी लंबाई, हाइट, जिसमें 1000 योजन इस पृथ्वी के अंदर जड़ रूप में है, और इस धरती के लेवल से 99,000 योजन ऊंचा है, जिसका वर्णन आगमों में है, वीर स्तुति में भी इसका वर्णन आता है, और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आदि सूत्रों में, जीवाभिगम आदि सूत्रों में भी वर्णन आता है। जम्बूद्वीप के बीचों बीच जो महाविदेश क्षेत्र के अंदर बिल्कुल केंद्र में जो मेरू पर्वत है वो 1 लाख योजन का है। 1 लाख योजन के बाद ऊपर इसकी टिप है, चोटी जिसको हम कहते हैं, पर्वत की चोटी, वो 40 योजन की है। यो कुल मिलाकर के पूरा पर्वत 1,40,000 योजन का है। लेकिन 1 लाख की संख्या के सामने 40 की संख्या बहुत छोटी होने से मुख्य रूप से हम इसको हमेशा 1 लाख योजन ऊंचाई वाला मानते हैं। इसके 3 विभाग हैं, इस पर अलग अलग वन हैं, और इसके चारों ओर ही सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि जो हैं, ज्योतिष मंडल, वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सारी चर्चा हम आगे के सूत्रों में करेंगे। तो बंधुओं, इस तरह से 10वें सूत्र के अंतर्गत हमें क्षेत्रों के नाम और क्षेत्रों की स्थिति बताई गई। लेकिन पृथ्वी तो पूरी एक ही है, पूरा एक रज्जु का जो मध्यलोक का हिस्सा है धरती का, वो सारी धरती एक ही है। इसमें कहीं कोई खंड खंड नहीं है, अखंड पृथ्वी है। तो फिर ये क्षेत्र
और फिर क्षेत्रों के आधार पर समुद्र, और फिर एक क्षेत्र के अंदर रहे हुए अन्य अन्य क्षेत्र, द्वीप के अंदर क्षेत्र, इनका विभाजन कैसे होता है। तो बंधुओं, असंख्यात द्वीप और समुद्रों का विभाजन धरती जहां ऊपर है वो द्वीप के रूप में आएगा, और जहां धरती बहुत गहराई में गई है और पानी है वो समुद्र हो जाए। इस तरह से एक ही धरती में सूखी जमीन और पानी, फिर सूखी जमीन और पानी, उसके आधार से द्वीप और समुद्रों का निर्धारण होता है। और वैसे भी द्वीप उसी को कहा जाता है, द्वीप यानी आयरलैंड, कि जिसके चारों तरफ पानी हो। एक ऐसा क्षेत्र, बड़ा एक ऐसा क्षेत्र जिसके सराउंडिंग चारों तरफ पानी ही पानी हो, उसे द्वीप कहते हैं। तो जैसे जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है, यानी कि चारों तरफ पानी है। उस लवण समुद्र के पानी के आधार से जम्बू द्वीप की बाउंड्री तय हो गई। फिर आगे लवण समुद्र के बाद धातकी खंड द्वीप आ जाता है। वापिस धरती ऊंची है तो उससे लवण समुद्र की सीमा हो जाए। ऐसे एक द्वीप और एक समुद्र के आधार से सबकी सीमाएं निर्धारित है, लेकिन वस्तुतः पृथ्वी खंड खंड नहीं है। पृथ्वी तो अपने आप में अखंड है। संपूर्ण पृथ्वी, असंख्यात द्वीप और समुद्र, जम्बू द्वीप से लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र तक, और उसके बाद में आलोक के किनारे तक, सारी रत्न प्रभा पृथ्वी एक ही है, अखंड है। लेकिन द्वीप समुद्रों से इसके विभाजन हुए। जैसे द्वीप समुद्रों से, पानी और धरती के आधार से द्वीप और समुद्रों का विभाजन हुआ है, वैसे ही एक एक द्वीप में वापस विभाजन हुआ है। अगला सूत्र जब हम देखेंगे कि इसको विभाजन कौन करता है, 6 वर्षधर पर्वत है। उन 6 वर्षधर पर्वतों के कारण से पूरा जम्बू द्वीप 7 भागों में बंट जाता है। अगला सूत्र 11वां सूत्र, तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। जब संधि विच्छेद करते हैं, तत् विभाजिनः, तत् यानी उसको, उस जम्बू द्वीप में रहे हुए क्षेत्रों को, भरत ऐरावत आदि क्षेत्रों को विभाजन करने वाले, डिवाइड करने वाले पर्वत हैं वर्षधर पर्वताः। लास्ट शब्द पे ध्यान देंगे, वर्षधर पर्वताः, तत् विभाजिनः वर्षधर पर्वताः। उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले वर्षधर पर्वत हैं। कितने हैं? तो कहा हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुकमी और शिखरी। ये 6 पर्वत हैं। पहला हिमवन पर्वत है, जिसको चुल हिमवंत भी कहा जाता है। आगमों में बहुत जगह इसका नाम चुल हिमवंत पर्वत आता है। हिमवन पर्वत है। फिर आगे एक क्षेत्र आकर के फिर महाहिमवन पर्वत है। फिर एक क्षेत्र आएगा, फिर निषद पर्वत है। फिर अगले क्षेत्र के बाद नील पर्वत है। फिर अगले क्षेत्र के बाद रुकमी पर्वत है। और फिर अगले क्षेत्र के बाद शिखरी पर्वत है। जैसा कि ठाणांक सूत्र के अंदर कहा गया है, जम्बू दीवे 6 वास हर पर्वता। जम्बू द्वीप में 6 वर्षधर पर्वत पन्नत्ता बताए गए हैं। पंजा वो इस प्रकार, चुल्ल हिमवंते, महाहिमवंते, निषढ़े, नीलवंते, रुप्पी, सिहरी। अर्थात चुल हिमवंत, महाहिमवंत, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। इस तरह से 6 वर्षधर पर्वत हैं।
एक बार हम वापस पुराने चित्र की तरफ ध्यान दें, पिछले वाले चित्र को वापस अगर ध्यान में लें, जम्बू द्वीप के चित्र को, तो वहां हमें ये बराबर दिखाई देगा। देखिए, ब्लू कलर में क्षेत्रों के नाम लिखे हैं और ब्लू लाइन के ऊपर जो ब्राउन कलर की डिजाइन्स की गई है वो पर्वत है। यानी कि भरत क्षेत्र को बाउंड्री करने वाला हिमवंत पर्वत है। उसके कारण भरत और हेमवत दो भागों में बट गया, क्षेत्र दो विभाजन हो गया। फिर हेमवत क्षेत्र के बाद में उसकी बाउंड्री करने वाला महाहिमवंत पर्वत, जिससे फिर एक बाउंड्री बदल गई और अगले क्षेत्र का नाम हरिवास आ गया। पहले भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र की बाउंड्री करने वाला हिमवंत पर्वत, उसके बाद हेमवत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र की बाउंड्री ब्राउन कलर में, उसका नाम महाहिमवंत क्षेत्र, और उसके कारण से अगला क्षेत्र हरिवास। हरिवास के बाद फिर एक पर्वत जिसका नाम है निषद, वो हरिवास और महाविदेश क्षेत्र की बीच की बाउंड्री। निषद पर्वत के ऊपर का क्षेत्र महाविदेश क्षेत्र, फिर महाविदेश क्षेत्र की बाउंड्री पर फिर एक पर्वत नील पर्वत, जिसको नीलवंत भी कहते हैं, नील पर्वत या नीलवंत पर्वत। उसके कारण से महाविदेश क्षेत्र की बाउंड्री पूरी हो गई। अगला क्षेत्र आ गया रम्यकवास। फिर रम्यकवास के ऊपर रुक्मी नाम का पर्वत है जो रम्यकवास की बाउंड्री कर देता है, और अगला क्षेत्र आता है हिरण्यवत। हिरण्यवत के बाद शिखरी पर्वत है हिरण्यवत की बाउंड्री वाला, और शिखरी पर्वत के ऊपर का जो हिस्सा है वो ऐरावत क्षेत्र है। ऐरावत क्षेत्र की बाउंड्री और भरत क्षेत्र के नीचे की बाउंड्री किसी भी पर्वत से नहीं होती है। ऐरावत के ऊपर की बाउंड्री और भरत के नीचे की बाउंड्री लवण समुद्र के द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि भरत के दक्षिण दिशा में लवण समुद्र है और ऐरावत क्षेत्र के उत्तर दिशा में ऐरावत क्षेत्र। अतः इनके ऊपर और नीचे कोई बाउंड्री करने वाले पर्वत नहीं है, लेकिन इन सातों के बीच में भरत क्षेत्र से लेकर ऐरावत क्षेत्र तक बीच में 6 पर्वत हैं। हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। इनको वर्षधर पर्वत कहते हैं। वर्ष का मतलब क्षेत्र और धर का मतलब धारण करने वाला, एक एक क्षेत्र की बाउंड्री को निर्धारित करने वाला, एक एक क्षेत्र को व्यवस्थित व्यवस्थित बताने वाला जो पर्वत है उसे वर्षधर पर्वत कहते हैं। और ऐसे ये 6 वर्षधर पर्वत बताए गए हैं। पुनः एक बार सुनिए, भरत क्षेत्र की बाउंड्री हिमवंत पर्वत से, ऊपर नीचे लवण समुद्र से। हेमवत की बाउंड्री नीचे हिमवंत पर्वत, ऊपर की तरफ महाहिमवंत पर्वत। हरिवास की बाउंड्री एक तरफ महाहिमवंत पर्वत, दूसरी तरफ निषद पर्वत। फिर महाविदेश क्षेत्र आएगा। महाविदेश क्षेत्र की बाउंड्री दक्षिण दिशा की तरफ निषद पर्वत, उत्तर दिशा की तरफ नील पर्वत। फिर रम्यकवास आएगा। रम्यकवास की बाउंड्री करने वाला नीचे की तरफ नीलवंत पर्वत और उत्तर दिशा की तरफ रुक्मी पर्वत। इसी तरह से फिर हिरण्यवत क्षेत्र आएगा। हिरण्यवत क्षेत्र की बाउंड्री नीचे की तरफ रुक्मी पर्वत, ऊपर की तरफ शिखरी पर्वत। और लास्ट में ऐरावत क्षेत्र आएगा। ऐरावत क्षेत्र की बाउंड्री नीचे शिखरी पर्वत के द्वारा निर्धारित होती है, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में कोई पर्वत नहीं है, उत्तर दिशा में उसके लवण समुद्र आ जाता है। तो ऊपर की दिशा की उत्तर दिशा की बाउंड्री लवण समुद्र के द्वारा निर्धारित होती है और नीचे की शिखरी के। तो इस तरह से ये एक एक क्षेत्र और एक एक क्षेत्र को धारण करने वाले वर्ष कहते हैं क्षेत्र को, और वर्षधर कहते हैं धारण करने वाले पर्वतों को। सूत्र में हमने एक चीज देखी थी, वहां एक सेंटेंस लिखा है, तद विभाजना पूर्वापरायता। पूर्व का मतलब होता है पूर्व दिशा और अपरा का मतलब होता है पश्चिम दिशा, यानी कि ईस्ट और वेस्ट। पूर्व दिशा, अपरा यानी पश्चिम दिशा।
और फिर शब्द दिया आयताहा। आयता का मतलब होता है आकार, आयताकार, जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब जिसकी चौड़ाई कम हो, लंबाई ज्यादा हो। हम जब चित्र में देखते हैं तो चित्र में हमको दिखाई देता है ये पर्वत रहे हुए तो हैं, जैसे क्रम से नाम दिए हैं। पर्वतों की अवस्थिति दक्षिण से शुरू होती है नाम, और उत्तर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सूत्र में इसका दिया है पूर्वापरायता, पूर्व पश्चिम आयताकार। अर्थात पर्वतों के नाम नीचे से ऊपर की तरफ हैं, लेकिन पर्वतों की जो लंबाई है, पर्वत जिस ढंग से बने हुए हैं, वे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बने। वापिस आप चित्र पे जब देखेंगे, उसी चित्र में, जम्बू द्वीप के चित्र में जब आप वापिस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पर्वत आड़े हैं, और आड़े होने से वे पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ लंबे हैं। उत्तर दक्षिण में उनकी चौड़ाई बहुत कम है, लेकिन पूर्व पश्चिम में उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको आयताकार कहा गया है। ये सारे पर्वत यानी कि 6 के 6 वर्षधर पर्वत जो हैं वो आयताकार हैं, रेक्टेंगल है। उत्तर दक्षिण की चौड़ाई कम है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की बाउंड्री, लवण समुद्र उत्तर और दक्षिण की भी बाउंड्री करता है, पूर्व पश्चिम की भी बाउंड्री करता है। तो पर्वत पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ फैले हुए हैं, लंबे हैं, चौड़ाई में कम है, इसलिए इनको आयताकार कहा गया है। अर्थात तद विभाजिनः पूर्वापरायता, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लंबे आयताकार हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुकमी और शिखरी, ये 6 वर्षधर पर्वत हैं। इन 6 वर्षधर पर्वतों के कारण से जम्बू द्वीप 7 विभागों में बंट गया। वे 7 विभाग, जिसमें सबसे बड़ा विभाग है महाविद्य क्षेत्र, और उसी की बाउंड्री में देवकुरु, उत्तर कुरु भी आ जाता है। 7 में उनकी गिनती नहीं है, लेकिन जब 9 गिनेंगे तो देवकुरु, उत्तर कुरु भी आ जाता है। अन्यथा सबसे बड़ा विभाग महाविद्य क्षेत्र है, और उसके उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ भरत, ऐरावत, हेमवत, हैरण्यवत, हरिवास और रम्यकवास, ये 6, और बीच का महाविद्य, यूं करके 7 क्षेत्र हो जाते हैं। और उसके बाउंड्री में देवकुरु, उत्तर कुरु को मिला करके 9 क्षेत्र हो जाते हैं। 3 कर्म भूमि के क्षेत्र और 6 अकर्म भूमि के क्षेत्र। इस तरह से 11वें सूत्र के अंदर और 10वें सूत्र के अंदर क्षेत्र और क्षेत्र को धारण करने वाले पर्वतों का परिचय दिया गया है। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र आता है। लवण समुद्र वैसे पानी का स्थान है, लेकिन लवण समुद्र के अंदर 56 अंतरद्वीप भी रहे हुए हैं। मनुष्यों के जो भेद बताए गए हैं, 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतरद्वीप, तो ये 56 अंतरद्वीप सारे के सारे लवण समुद्र के अंदर, जैसे भरत क्षेत्र की बाउंड्री पे चुल हिमवंत या हिमवंत पर्वत है, और ऊपर ऐरवत क्षेत्र की बाउंड्री पे शिखरी पर्वत है। शिखरी पर्वत के दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम दिशा में, और इसी तरह से चुल हिमवंत या हिमवंत पर्वत के दोनों तरफ पूर्व पश्चिम दिशा में 28 क्षेत्र रहे हुए। तो 28 क्षेत्र भरत क्षेत्र की बाउंड्री करने वाले हिमवंत पर्वत के आगे लवण समुद्र में है, और 28 ही द्वीप या क्षेत्र, जिसको हम कह सकते हैं अंतरद्वीप, वे शिखरी पर्वत की बाउंड्री के ऊपर लवण समुद्र के अंदर रह गए। इस तरह से लवण समुद्र में मनुष्यों के रहने के 56 द्वीप या 56 अंतरद्वीप, जिसको हम कहते हैं, वो रह गए। उसके बाद के जितने भी असंख्यात समुद्र हैं, उन असंख्यात समुद्रों में कहीं पर भी मनुष्यों के रहने के द्वीप या मनुष्यों के रहने के मुख्य स्थान नहीं है। सिर्फ पानी और पानी से संबंधित, पानी में रहने वाले जीवों का ही स्थान है, तिर्यंचों का स्थान। उसके बाद
जब हम लवण समुद्र से आगे बढ़ते हैं तो धातकी खंड द्वीप आता है। 12वें सूत्र के अंदर हम जब देखेंगे तो वहां कहा गया है द्विर धातकी खंडे। 12वां सूत्र द्विर धातकी खंडे, अर्थात जो चीज 10वें सूत्र में बताई गई है और जो चीज 11वें सूत्र में बताई गई है, क्षेत्र और पर्वत। 10वें सूत्र में 7 प्रकार के क्षेत्रों की चर्चा हुई, 11वें सूत्र में 6 वर्षधर पर्वतों की चर्चा हुई। इन दोनों सूत्रों को सामने रखते हुए 12वें और 13वें सूत्र को ध्यान में लेना है। 12वां सूत्र कह रहा है द्विर धातकी खंडे, अर्थात द्विही धातकी खंडे। धातकी खंड द्वीप जो कि लवण समुद्र के चारों तरफ वलयाकार रहा हुआ है, उस धातकी खंड में द्विही यानी कि दो दो, अर्थात जम्बू द्वीप में एक भरत है, एक महाविदय है, एक ऐरावत क्षेत्र है, एक हेमवत, एक हिरण्यवत है, एक हरिवास, एक रम्यकवास है, एक देवकुरु, एक उत्तर कुरु है। ये सारी चीजें, ये सारे क्षेत्र धातकी खंड में दो दो है, द्विधातकी खंडे, अर्थात धातकी खंड में, धातकी खंड के अंदर भरत आदि क्षेत्र, सारे के सारे क्षेत्र दो दो है। जैसा कि ठाणांक सूत्र में बताया है, धायई संडे दीवे पुरिचिम मध्येनम मंदरस्य पव्वयस्य उत्तर दाहिनेनम दो वासा पन्नता। क्यों हुए ये दो दो, इसकी चर्चा हम चित्र के साथ करेंगे। पहले सिर्फ इतना समझ लें कि सूत्र में भी कहा है द्विधातकी खंडे, और ठाणांक सूत्र के आगम पाठ में भी बताया है धायई संडे दीवे पुरिचिम मध्येनम मंदरस्य पव्वयस्य उत्तर दाहिनेनम दो वासा पन्नता। वो कहते हैं कि धातकी खंड द्वीप के अंदर पूर्व भाग में मंदर पर्वत है, और मंदर पर्वत के उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ वर्ष और वर्षधर पर्वत है। बहु समतुल्ला जाव भरहे चेव एरवे, भरत भी और ऐरवत भी, और इसी तरह से सारे क्षेत्र। और वैसे ही पश्चिम मध्यनम, पश्चिम विभाग में भी है वैसे ही, और वैसे ही पूर्व विभाग में भी हैं, इसलिए दो दो हो गए। अर्थात धातकी खंड द्वीप में आधे हिस्से में भरत से लेकर के ऐरावत क्षेत्र तक सारी व्यवस्था है, वापस आधे हिस्से में भरत से लेकर ऐरावत क्षेत्र तक सारी व्यवस्था है। कैसी है ये अपन जब अगला चित्र के साथ देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हम इसको समझ लेंगे। और जैसा बंधुओं धातकी खंड द्वीप में है, वैसा का वैसा प्रारूप पुष्करार्धे च, अगला 13वां सूत्र जो हम देखते हैं, 13वें सूत्र में कहा गया है पुष्करार्धे च, पुष्कर अर्धे च, अर्थात अर्ध पुष्कर द्वीप में भी द्विर धातकी खंडे, जो जो चीजें धातकी खंड में दो दो हैं, च यानी और पुष्करार्ध द्वीप में भी 14 है। और जैसा आगम पाठ धातकी खंड के लिए आया है, वैसा ही आगम पाठ पुष्करवर द्वीप के लिए भी कहा गया। पुखरवर दीवड्ढे, अर्थात पुष्करार्ध अर्ध द्वीप में, पुष्करवर दीवड्ढे अर्ध द्वीप, आधा द्वीप, पुष्कर का आधा द्वीप। पुरी मध्येनम मंदरस्य पव्वयस्य उत्तर दाहिनेनम दो वासा पन्नता, बहु समतुल्ला जाव भरहे चेव एरवहे चेव पश्चिम मध्येनम। जैसा पाठ धातकी खंड के लिए दिया, वैसा ही पाठ अर्ध पुष्कर के लिए भी दिया कि अर्ध पुष्कर के भी पूर्व का हिस्सा और पश्चिम का हिस्सा दो विभागों में बटा हुआ है, और उन दोनों विभागों में
मंदर पर्वत के उत्तर दिशा में और मंदर पर्वत के दक्षिण दिशा में उसी तरह से क्षेत्र और क्षेत्रधर पर्वत रहे हुए हैं जैसे जम्बूद्वीप में है। अर्थात जम्बूद्वीप में एक एक, धातकी खंड में दो दो और पुष्करार्ध में दो दो। तो हम टोटल लगाएंगे तो जम्बूद्वीप में एक भरत, धातकी खंड में दो भरत, अर्ध पुष्कर में दो भरत, इस तरह से 5 भरत हो जाते हैं। वैसे ही जम्बूद्वीप में एक ऐरावत, धातकी खंड में 2 ऐरावत और आगे पुष्करार्ध द्वीप के अंदर 2 ऐरावत, 5 ऐरावत हो जाते हैं। कहते हैं 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदय। वैसे ही जम्बूद्वीप में एक महाविदय, फिर धातकी खंड में 2 महाविदय और वैसे ही अर्ध पुष्कर द्वीप में 2 महाविदय, तो महाविदय भी 5 हो जाते हैं। इसी तरह से संख्या हम देखेंगे तो 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवत और 5 हिरण्यवत। अर्थात सभी क्षेत्र 5-5 हैं। भरत से लेकर ऐरावत तक सारे क्षेत्र 5-5 हैं और वे जम्बूद्वीप में एक एक हैं, धातकी खंड में 2-2 हैं और पुष्करार्ध के अंदर भी 2-2 हैं। तो इस तरह से 5-5 की संख्या प्राप्त होगी। अब इसको हम जब चित्र में देखेंगे, अगला चित्र आपके सामने ढाई द्वीप का चित्र है। उस ढाई द्वीप के चित्र में जब हम देखेंगे तो ये चीज हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। बंधुओं, इस चित्र में हमने जम्बूद्वीप को बहुत छोटा बनाया क्योंकि जम्बूद्वीप हमने पहले पूरा डिटेल से देख लिया। जम्बूद्वीप के अंदर क्रमशः जो क्षेत्र आदि होते हैं, पर्वत आदि होते हैं, वो हमने पहले देखे। जम्बूद्वीप एकदम बीचों बीच छोटा सा हमने बनाया और उसके सराउंडिंग में चारों हमने लवण समुद्र बनाया, वो भी हमने छोटा बनाया। लवण समुद्र के चारों तरफ जो क्षेत्र रहा हुआ है उसका नाम है धातकी खंड द्वीप। पुनः ध्यान दीजिएगा, सबसे बीचों बीच जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप को घेरे हुए चारों तरफ लवण समुद्र, लवण समुद्र के चारों तरफ धातकी खंड नाम का द्वीप है। बंधुओं, चूंकि जम्बूद्वीप फ्लैट कॉइन की तरह है, सिक्के की तरह है, लेकिन जम्बूद्वीप के बाद के आगे के सारे द्वीप और सारे समुद्र, चाहे वो लवण समुद्र हो, धातकी खंड द्वीप हो, फिर बाद में कालोदधी समुद्र दिखाया गया है और उसके बाद में पुष्कर द्वीप बताया गया, ये सारे वलयाकार हैं, रिंग के आकार के। और रिंग के आकार के होने के कारण इनमें सारी चीजें 2-2 है। जम्बूद्वीप के बीचों बीच महाविद्य क्षेत्र और एक मेरू पर्वत है। वैसे ही धातकी खंड के पहले 2 हिस्से कर दिए गए बीचों बीच से, और 2 हिस्से हो जाने से एक हिस्सा पूर्व दिशा का है और दूसरा हिस्सा पश्चिम दिशा का है। यानी कि हमारे सामने जब हम चित्र को देखते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ जो हिस्सा है वो पूर्व दिशा का है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो हिस्सा हमारे सामने है वो पश्चिम दिशा का हिस्सा है। पूर्व दिशा में भी एक महाविद्य क्षेत्र बताया गया है और पश्चिम दिशा में भी एक महाविद्य क्षेत्र बताया गया है, और दोनों ही महाविद्य क्षेत्रों के बीचों बीच छोटे छोटे डॉट डाल करके मेरू पर्वत बताए गए, और वहीं पर मेरू पर्वत के पास देवकुरु, उत्तर कुरु भी ऊपर नीचे दोनों तरफ हो जाए। फिर महाविद्य क्षेत्र के नीचे की तरफ हरिवास है, हेमवत है और भरत है। ऊपर की तरफ महाविद्य क्षेत्र के ऊपर की तरफ रम्यकवास है, हिरण्यवत है, ऐरावत है। ऐसा हाफ राउंड में आधे हिस्से में, यानी कि पश्चिम दिशा के हिस्से में ऐसा है। वापिस इधर का हाफ राउंड जब हम लेंगे राइट हैंड साइड का, पूर्व दिशा की तरफ जब हम देखते हैं तो वहां पर भी भरत के ठीक पास की बाउंड्री के बाद भरत है, यानी कि नीचे 2 भरत है और ऊपर 2 ऐरावत है। मध्य में 2 महाविद्य है, एक राइट हैंड साइड में पूर्व दिशा का
एक लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम दिशा का। वैसे ही दो भारत है, एक पूर्व दिशा का है, एक पश्चिम दिशा का है। वैसे ही दो हेमवत है, एक पूर्व दिशा का है, एक पश्चिम दिशा का। वैसे ही दो हरिवास है, एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में, दो महाविद्य। फिर उसके ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं, दो रम्यकवास है, पूर्व दिशा में एक रम्यकवास है, पश्चिम दिशा में एक रम्यकवास। फिर ऊपर दो हिरण्यवत है, एक पूर्व दिशा की तरफ है, एक पश्चिम दिशा का है। और लास्ट में दो ऐरावत भी पास पास में बीच की बाउंड्री के साथ। बीच की बाउंड्री के बाद राइट हैंड साइड की तरफ एक, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक, यानी कि पूर्व दिशा का एक और पश्चिम दिशा का एक ऐरावत। चूंकि ये पूरा गोलाकार नहीं है, वलयाकार है। वलयाकार होने से बीच में जम्बू आ गया, बीच में लवण समुद्र आ गया, इसलिए इधर का महाविद्य और उधर का महाविद्य मिल नहीं सकते। अगर मिल जाते तो एक ही महाविद्य होता, लेकिन मिल नहीं सकते, इसलिए पूर्व दिशा का महाविद्य और पश्चिम दिशा का महाविद्य। और वैसे ही भरत दो, ऊपर ऐरावत दो, बीच में हरिवास दो, रम्यकवास दो, हेमवत दो, हिरण्यवत दो। जैसे ये क्षेत्र दो दो हैं, इन क्षेत्रों को बाउंड्री करने वाले पर्वत भी दो दो हैं। बस फर्क इतना ही है कि जम्बू द्वीप के अंदर भरत क्षेत्र के नीचे और ऐरावत क्षेत्र के ऊपर कोई पर्वत नहीं है। वहां बाउंड्री लवण समुद्र से होती थी ऊपर और नीचे की, लेकिन यहाँ भरत के बीचों बीच एक विशिष्ट पर्वत है और ऐरावत के भी दो हिस्से करने वाला एक विशेष पर्वत। बाकी आगे वैसा ही है, हिमवंत, महाहिमवंत, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी एक तरफ। दूसरी तरफ भी हिमवंत, महाहिमवंत, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। 6 पर्वत पूर्व दिशा की तरफ, 6 पर्वत पश्चिम वाले हिस्से में। और वैसे ही रह रहे हैं। भरत क्षेत्र है, भरत की बाउंड्री करने वाला हिमवंत पर्वत, फिर हेमवत क्षेत्र है, महाहिमवंत पर्वत, फिर हरिवास क्षेत्र है, निषद पर्वत, फिर महाविद्य क्षेत्र है, नील पर्वत, फिर रम्यकवास क्षेत्र है, और नील के बाद में रुक्मी पर्वत, फिर हिरण्यवत क्षेत्र है, और फिर शिखरी पर्वत। इस तरह से एक साइड में 6 पर्वत 7 क्षेत्र, दूसरी साइड में भी 6 पर्वत और 7 क्षेत्र। यूं करके हम देखते हैं कि टोटल 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र, 5 महाविदेह, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवत और 5 हिरण्यवत ये क्षेत्र हैं। और इसी तरह से 5 हिमवंत पर्वत हैं, एक एक जम्बू में, दो दो दातकी खंड में और अर्ध पुष्कर में। अर्ध पुष्कर का भी चित्र आगे दिया गया है। लवण समुद्र के बाद आगे का जो द्वीप है उसका नाम पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप पूरा तो 16 लाख योजन का हुआ करता है, लेकिन उसके बीचों बीच एक मानुषोत्तर पर्वत है। जहां 2.5 द्वीप लिखा है उसके ठीक नीचे मानुषोत्तर पर्वत लिख करके एरो मार्क से जो राउंड शेप में ब्राउन कलर से दिखाया गया डिजाइन से, वो मानुषोत्तर पर्वत है। यही मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य क्षेत्र की भी बाउंड्री करता है। हाँ, आपको चित्र पे भी आशीष जी बता रहे हैं, उसको मार्किंग करके बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मनुष्य क्षेत्र की भी बाउंड्री करता है और 2.5 द्वीप की भी सीमा करता है। पूरा गोल लेकिन वलयाकार पर्वत है। तो इस वलयाकार पर्वत के कारण पुष्कर द्वीप 2 भागों में बट गया। एक बाहरी अर्ध पुष्कर द्वीप 8 लाख योजन का, जो ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया है। एक आंतरिक अर्ध पुष्कर द्वीप 8 लाख योजन का, जो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे एरो मार्क करके दिखाया गया। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्यों के क्षेत्र नहीं है, मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर ही मनुष्य क्षेत्र हैं। जो हमने पहले चित्र के अंदर 45 लाख की जो गणना की थी, वो इस मानुषोत्तर पर्वत की बाउंड्री के अंदर अंदर की गणना है। यानी कि बीच में जम्बू द्वीप 1 लाख का, फिर लवण समुद्र 2-2 लाख, फिर दातकी खंड द्वीप 4-4 लाख, कालोदधी समुद्र 8-8 लाख, पुष्कर द्वीप पूरा 16 का है, लेकिन मानुषोत्तर पर्वत के अंदर का 8-8 लाख। यूं एक तरफ से 8,
फिर 8, फिर 4, फिर 2, दूसरी तरफ से 8, 8, 4 और 2, यूं करके 22 हो जाते हैं। 22 लाख इधर, 22 लाख उधर, 44 लाख, और बीच का 1 लाख का जम्बू द्वीप, यूं 45 लाख योजन का अढ़ाई द्वीप होता है। जैसे क्षेत्र, हाँ, पूरा पुष्करार्ध में भी सारी चीजें दो दो होती है। चित्र में मैंने उतना लिखा नहीं है क्योंकि छोटे चित्र में इतने नाम दिखाई नहीं पाएंगे, पर जैसा धातकी खंड का आकार है वैसा ही अर्ध पुष्कर का है, और अर्ध पुष्कर में भी वैसे ही दो दो भरत, दो दो ऐरावत, दो दो महाविद्य और दो दो मेरु पर्वत आदि सारी चीजें जैसी जम्बू द्वीप में एक एक है, वैसी ही धातकी खंड में दो दो हैं, और वैसी बिल्कुल, इसलिए वहां आगम में दिया समतुल्य, बिल्कुल समान, तुल्य हिसाब से, तुल्यता से। आकार बड़े बड़े होते जाएंगे लेकिन अवस्थितियां, नाम, पर्वतों के नाम और उनकी दिशाएं वो सारी समतुल्य है। जैसी दो दो धातकी खंड द्वीप में है, उसके बाद कालोदधी समुद्र दिखाया गया है ग्रे कलर के अंदर, और उसके बाद वापिस आंतरिक अर्श अर्ध पुष्कर द्वीप बताया गया है। उसमें सिर्फ महाविद्य की छोटी छोटी बाउंड्री और दो डॉट देकर के मेरु पर्वत का तो हमने चिन्ह दिया है, बाकी की चीजें इतना लिख नहीं सकते हैं। पर जैसा धातकी खंड द्वीप में है वैसा ही अर्ध पुष्कर में रहा हुआ है। इस तरह से पूरे ढाई द्वीप के अंदर 45 लाख योजन के अंदर 45 मनुष्यों के क्षेत्र हैं। 15 कर्म भूमियां, 30 अकर्म भूमियां, और बीच में लवण समुद्र के अंदर 56 अंतरद्वीप हैं। यो कुल 101 क्षेत्र मनुष्यों के रहने के हैं। उसी के आधार पर मनुष्यों के 101 भेद किए गए हैं। फिर उनके अपर्याप्ता और पर्याप्ता से 202 भेद होते हैं, और उनके पर्याप्ता की असूची में उत्पन्न होने वाले अपर्याप्ता या समुच्चय मनुष्य के 101, इस तरह से 303 मनुष्य के भेद भी इसी क्षेत्रों के आधार से और क्षेत्रों के अंदर जो विभाजन है उनके आधार से वो मनुष्यों के 303 भेद गिनाए गए हैं। तो इस तरह से हमने ढाई द्वीप का और जम्बू द्वीप का आज परिचय लिया। आगे की कक्षा में हम अगला सूत्र लेंगे कि जो मानुषोत्तर पर्वत है, उस मानुषोत्तर पर्वत के बाहर क्या है, अंदर तक क्या है, वो तो हमने जान लिया कि अंदर तक मनुष्य है, उसके बाहर क्या, उसकी चर्चा, और उसके आगे की चर्चा मनुष्यों के प्रकार आदि हम अगली कक्षा में करेंगे। पुनः मैं शांतिलाल बोहरा कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से आप सभी का आभार व्यक्त